about cytoskeleton. When we talk about cytoskeleton, ये एक प्रोटीन से बना हुआ फिलामेंट होता है। जनरली ये मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट और सेल के शेप को मेंटेन करने में इस्तेमाल किया जाता है, या सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए होता है ये। जब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन का, 3 प्रकार के फिलामेंट्स हमको दिखाई देंगे। मतलब अगर ये सेल है, तो इस सेल के अंदर अपने को अलग-अलग फिलामेंट्स कुछ इस प्रकार से नेटवर्क जैसे दिखाई देंगे बेटा। कुछ इस प्रकार से होंगे ये, ठीक है? जब ये इस प्रकार से नेटवर्क जैसे है, तो उसमें से एक ऑफ कोर्स हो सकता है समथिंग कॉल्ड एज़ माइक्रोफिलामेंट, एक हो सकता है इंटरमीडिएट फिलामेंट और दूसरा होगा माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, इनका साइज़ जनरली 7 नैनोमीटर्स का होगा और माइक्रोट्यूब्यूल का साइज़ होता है 25 नैनोमीटर्स। क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज़ जो है वो इन दोनों के बीच का है, इस वजह से इसका नाम आ गया इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है बेटा? Microfilament is composed of any contractile protein, specifically actin, whereas this microtubule is composed of non-contractile protein, which is called as tubulin, which is not given over here. It is composed of tubulin. Whereas intermediate filament is composed of the protein that shows tensile strength, specifically protein like keratin. ठीक है? ये न्यूक्लियस के लैमिना में हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग व्हिच इज साइक्लोसिस एंड सूडोपोडिया का मूवमेंट में हमको जनरली दिखाई देता है। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है जनरली वो सीलिया और फ्लैजेला में दिखता है। ये सेंट्रियोल में और स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हमको हेल्प करेगा। ठीक है? ये रहा। सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर बनाने में हमको ये बेसिकली हेल्प करेगा। ये कहाँ पे हमको दिखाई देता है? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू सेल्स। यानी जो हमारे सेल्स होते हैं, अगर यहाँ पे कुछ टूट गया रहेगा, ये सेल यहाँ पे स्किन छिल गया है, अगर उस स्किन को तुम खींचते हो तो वो टूटता नहीं है, बट वो एक्सटेंड होते जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ समथिंग कॉल्ड एज कैरेटीन इन देम, व्हिच इज प्रोवाइडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ विद इन द सेल्स। ये हो गए हमारे साइटोस्केलेटन, जो इतना डिटेल में हमें दिया नहीं है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो एग्जैक्टली बनता कैसे है। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। 2 प्रकार के ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। ऑपोजिटली अटैच्ड होंगे, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, इस प्रकार से भी ऑपोजिट होंगे और ऐसे वाइज भी ऑपोजिट होते हैं ये। ठीक है? ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बना रहा है एज वी कैन सी, thus it is called as microtubule. These are found in both cilia and flagella. तो अब cilia और flagella में ये किस प्रकार से अरेंज्ड होंगे? सो cilia और flagella का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो दे आर कंपोज्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एक्सोनीम। अब एक्सोनीम स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? लेट मी जस्ट चेक। ये हो गया एक्सोनीम स्ट्रक्चर। This exoneme structure will be having two microtubules at the center, which is connected by a bridge. It will also be responsible for having couples of microtubule. As we can see, there are microtubule couplets or duplets which are present. ये microtubule duplets जो होते हैं, इनके पास proteins भी होंगे। ठीक है? तो there are 9 couplets of microtubule or 9 doublets of microtubule which have certain proteins called as dynein arms, which is this. ये जो अपने को यहाँ पे दिख रहा है ये dynein arms हो गए, which is also identified to be as motor protein, जो सीलिया और फ्लैजेला के मूवमेंट में हेल्प करता है हमें। ठीक है? इसके अलावा इसके पास होता है एक कनेक्टिंग प्रोटीन, एज वी कैन सी ओवर हियर there is interdoublet connector which is linkers. These are composed of a protein which is called as nexin. It is composed of a protein which is called as nexin protein. ठीक है? And yeah, it is membrane bound in nature, as we can see. It has 9 radial spokes. अब क्योंकि इसके पास, because if you see this particular structure, थोड़ा इसे जूम आउट करेंगे,
अगर ये स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें बेटा, तो इस स्ट्रक्चर के पास, ओके, इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से हम देखें तो इस स्ट्रक्चर के पास पेरिफेरली देर आर 9 microtubules and center में there are 2, peripheral में 9, center में 2, so when you add 2 and 9 we call it as 9 plus 2 arrangement. Are we clear up till here beta? Now when we talk about prokaryotic and eukaryotic flagella, as we have discussed this earlier also, that prokaryotic flagella के 3 parts होते हैं, base, hook और filament. यूकैरियोट्स में भी similarly 3 parts होते हैं. प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा. ठीक है, इनके पास 9+2 एरे जो है वो एब्सेंट होता है. ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इनके पास भी 9+2 एरे होगा, बट दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन. इनके पास 9+2 एरे विल बी कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल व्हिच इज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन दैट विल बी प्रेजेंट विद देम. ठीक है, इनका जो बेस होता है इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, जस्ट रिमेंबर दैट सीलिया एंड फ्लैजेला का जो बेस होता है, their base will be composed of centriole, और फिर ऊपर की तरफ यू विल हैव 9+2 अरेंजमेंट. मतलब नीचे बेस में यू विल हैव 9+0 अरेंजमेंट, और फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाएगा, as and when it goes above you will have 9+2 arrangement. So this will be exoneme, but this what you observe is nothing but centriole, or what we call it as centrosomes. I hope the concept is clear beta. ये हो गया हमारा सीलिया और फ्लैजेला के बारे में. जो बात करते हैं कि ये सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम क्यों होता है, क्या होता है. तो जब सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम के बारे में बात करते हैं, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मास जैसा स्ट्रक्चर होगा, डेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, मेम्ब्रेन लेस रहेगा, और इसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेंगे जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को जो परपेंडिकुलर है उसे हम कहते हैं सेंट्रियोल. यहाँ पे गलत लेबल किया है, दिस विल बी सेंट्रियोल बेटा, दिस विल बी सेंट्रियोल. ठीक है, सो यू हैव सेंट्रियोल, और जो आसपास के अमॉर्फस पाउडर जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं उसे हम पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस कहेंगे. ठीक है, ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये वाले, इनको अगर हम कट करें तो ये कैसे दिखाई देते हैं. तो इनके सेंटर में होता है समथिंग कॉल्ड एज हब. इस हब से निकलते हैं 9 रेडियल स्पोक्स. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हर एक के ऊपर यू विल हैव microtubule that will be arranged somewhat like this. ठीक है, ठीक है बेटा. ये माइक्रोट्यूब्यूल जो रहता है इसको हम लेबल कर देते हैं एज ABC, ABC. ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, ये लो थोड़ा जूम कर दिया इसको हमने. ठीक है, इस ये हो जाते हैं A B and C कुछ इस प्रकार से. सो यू हैव A B and C, A B and C, जिसमें C and A gets connected somewhat like this. कुछ इस प्रकार से A और C जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे. चलो 3 कर देते हैं. They're connected like this. So the structure that appears is like a cartwheel structure. So centriole का structure is also called as cartwheel structure, which will have radial spokes. उसी की exoneme के जैसा ही, this will also have radial spoke present. This will have hub, which is proteinaceous in nature. It will have microtubules का triplets. वहां पे doublets थे, ये triplets होंगे. Center में कोई microtubule ना होने की वजह से इसको 9+0 array भी कहते हैं, या 9+0 arrangement भी कहते हैं. ठीक है, 9+0. इसके अलावा इसके पेरीफेरी पे कुछ इस प्रकार से सैटेलाइट रीजन होता है जो मेक श्योर करता है दैट ड्यूरिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जब यहां से इस रीजन से जब ये माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंड होंगे ऊपर की तरफ, जब ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड होंगे, तो वो उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली हो, इसका ध्यान ये सैटेलाइट रीजन रखता है.
ठीक है, I hope the concept is clear and we've understood what centrioles and centrosomes are. When we talk about centrioles and centrosomes, just remember कि हमें बताया गया है कि centrosomes और centrioles are present in animals and it is absent in most plants. Not all, but in most plants. यानी some plants are present जिसमें centrioles होते हैं, ये ध्यान रखना है हमको। अब आ जाते हैं हम हमारे लास्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज नथिंग बट व्हाट यू कॉल इट एज न्यूक्लियस, राइट? Now, when we talk about nucleus, as we have discussed earlier, पिछले वाले वीडियो में हमने कहा था कि दिस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। जब इसको हम स्टेन करते हैं तो हम एसिटोकार्माइन से स्टेन कर सकते हैं और ये स्टेनिंग प्रोसीजर हमें फ्लेमिंग ने बताया था। तो फ्लेमिंग ने जब एसिटोकार्माइन से स्टेन किया था तब उन्होंने एक कलरफुल केमिकल ऑब्जर्व, अब जैसे ये हमको अलग अलग कलर्स में दिख रहा है, कैन वी सी हाउ ब्यूटीफुल कलर्स कैन बी ऑब्जर्व? कुछ इसी प्रकार से एक क्रोमोसोम के अंदर या एक क्रोमैटिन फाइबर से इन्हें दैट इज फ्लेमिंग को अलग अलग कलर्स दिखते थे, इसलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर का नाम रख दिया था क्रोमैटिन। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो कलर्ड मटेरियल रहता है उसका नाम उन्होंने डाल दिया क्रोमैटिन। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द सेल एंड इट्स एक्टिविटी। when we talk about nucleus, usually you have just one nucleus present in it and these cells are dikaryotic cells in nature। dikaryotic cells भी हो सकते हैं कभी कभार। अगर एक ही सेल हुआ तो यूनिन्यूक्लियर, एक ही न्यूक्लियस हुआ तो यूनिन्यूक्लिएट हुआ या मोनोकैरियन हो गया। लेकिन अगर एक से ज्यादा हुआ, लेट्स से दो सेल्स है, तो यू कॉल इट एज डाइकैरियोटिक सेल्स, जो पैरामीशियम में दिखाई देता है अपने को। देयर कैन बी सम सेल्स व्हिच आर मल्टीन्यूक्लिएटेड आल्सो, लाइक कोकोनट वाटर हो गया, हमारे स्केलेटल मसल्स हो गए, टेप्टम सेल्स हो गए ऑफ endos of the anthers of plant. You have fungal hyphae which can also be multinucleated in nature. There are some cells which are absolutely without nucleus, like you have RBCs and sieve cells that do not have nucleus present with them. When we talk about the structure of nucleus, it is composed of something called as nuclear envelope. So you have outer membrane, inner membrane, and perinuclear space between them. मतलब एक होगा outer न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक होगा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बीच का स्पेस। So this is outer membrane, this is inner membrane and this is perinuclear space. Perinuclear space जो होता है वो 10 to 50 नैनोमीटर्स का होता है और ये जो स्पेस रहता है, it is filled with perinuclear fluid. It will have perinuclear fluid present in it. It generally creates a barrier and it does not allow anything to travel out from there. These are semi-permeable in nature. These are semi-permeable in nature. जनरली जब ये मेम्ब्रेन का बात करते हैं तो ये कंटिन्यूस नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूस होता है। मीनिंग बेटा ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से डिसकंटिन्यूस मेम्ब्रेन्स होते हैं। यानी इन मेम्ब्रेन्स के बीच में हमें कुछ कुछ स्पेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। ये जो स्पेस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन स्पेस को वी कॉल इट टू बी एज न्यूक्लियर पोर। कॉल इट एज न्यूक्लियर पोर, जिसमें से आरएनए एंड प्रोटीन कैन इजीली पास। ठीक है, इनमें से आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसमिशन पॉसिबली हो सकता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसके सेंटर में यू विल हैव मैट्रिक्स प्रेजेंट। चलो ये हम हटा देते हैं। इसके सेंटर में ये पूरा मैट्रिक्स होता है और इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म, या इसे न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, काफी बार न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? सो इसमें एटीपी, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं। matrix is generally composed of nucleolus and you will have chromatin which is present। nucleolus जो यहाँ पर होता है उसमें ये सारी चीजें दिखाई देगा। क्रोमैटिन जो होगा उसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन हमको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ओ प्रोटीन नहीं दिख रहा, हमें ये रहा, प्रोटीन दिखाई दे सकते। तो जब हम सबसे पहले क्रोमैटिन के बारे में बात करते हैं, इंटरफेस में जब हम क्रोमैटिन फाइबर्स को देखते हैं तो एक ये बड़ा सा थ्रेड हमको दिखाई देता है। यू हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग थ्रेड विच विल हैव हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन देम। ठीक है,
So that is chromatin fibers, which will have nucleoproteins present on them. Chromatin fibers दो टाइप के हो सकते हैं. You can have something called as heterochromatin and something called as euchromatin that is existing. Heterochromatin जो होते हैं, these are okay, लिख लेते हैं. ठीक है. I'm not sure. Oh, it's given. हमारे पास दो प्रकार के क्रोमैटिन्स होते हैं. You have euchromatin and heterochromatin. यूक्रोमैटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं हिस्टोन प्रोटीन से, जिस वजह से वो लाइटली स्टेन्ड होंगे. और क्यों लूजली पैक्ड होते हैं? बिकॉज दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, सो दे कैन नॉट बी टाइटली पैक्ड. हेटेरोक्रोमैटिन जो होते हैं ये डेंसली पैक्ड होते हैं, बिकॉज ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, तो उसको टाइटली पैक कर दिया जाता है, जिस वजह से उनका स्टेनिंग भी डार्कली हो सकता है. जब डीएनए पैकेजिंग का बात करते हैं तो ये जनरली हिस्टोन प्रोटीन्स के द्वारा पैक किए जाते हैं. यूकैरियोटिक डीएनए का बात कर रहे हैं हम बेटा. और हिस्टोन से जब पैक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पैकेजिंग दिखाई देता है. ज्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, वो 12th का कॉन्सेप्ट है, तो हम 12th में ही पढ़ेंगे उसको. कुछ इस प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिसके आसपास डीएनए कॉइल होता है. अब ये काफी ज्यादा कॉइलिंग दिखाया गया है बेटा, इतने ज्यादा कॉइल्स नहीं होते हैं. इसके पास 1 and 3/4 कॉइल, या दैट इज 1.75 टर्न्स ही होता है. मीनिंग यू हैव वन एंटायर टर्न एंड सेकेंड टर्न जो है वो आधा अधूरा होकर निकल जाता है. Are we clear? So it has entire one turn and then it goes outside as with the second. Are we clear up till here, beta? Going ahead for the next further compositions, histone से बनता है ये particular structure जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. दैट इज हिस्टोन के ऊपर न्यूक्लियस रहेगा, डीएनए रहेगा, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर. ठीक है. जिसके आसपास 200 डीएनए बेस पेयर्स रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स रहते हैं. पैकेजिंग पे हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं. कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स होता है जो हम बात कर रहे थे बेटा. सो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम क्या बोले, देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियर कोर जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बनता है. देयर इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो 10 to 15 नैनोमीटर्स का रहेगा. उसके अंदर न्यूक्लियर के इनर मेम्ब्रेन की तरफ एक जाड़ा सा लेयर होता है न्यूक्लियर लेमिना का. अब हमें पता होना चाहिए दैट दिस इज कंपोज्ड ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट. न्यूक्लियर पोर्स होंगे जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो पोरिन्स से भरपूर होंगे. अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ उसके पास होगा बेटा न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही एक डेंस स्ट्रक्चर होता है. और ये न्यूक्लियोलस इज द साइट वेयर यू हैव प्रोटीन सिंथेसिस टेकन प्लेस और वेयर यू हैव डीएनए रेप्लिकेशन एंड एमआरएनए सिंथेसिस टेकन प्लेस. ये क्रोमैटिन फाइबर्स आगे जाके कॉम्प्लेक्सली कॉइल हो जाते हैं टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्रोमोसोम के ऊपर की तरफ you have something called as telomere, which is sticky in nature, which helps in getting stuck to nuclear membrane only, nothing else. Center पे you have centromere which has been present, also called as primary constriction. इसी के ऊपर you have some protein discs which are present, which is called as kinetochore. और ये काइनेटोकोर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्पिंडल फाइबर्स से अटैच होने के लिए ड्यूरिंग सेल डिविजन. ठीक है. अब यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रक्चर जो हमको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड. और जितने सेंट्रोमियर रहेंगे उतने क्रोमोसोम्स होते हैं. तो यहाँ पर एक ही सेंट्रोमियर है तो एक ही क्रोमोसोम्स हो गए, लेकिन इसके पास दो क्रोमैटिड्स हो रहे. यहाँ पे एक ही सेंट्रोमियर है तो एक ही क्रोमोसोम्स रहेंगे और एक ही क्रोमैटिड्स भी दिखाई देते हैं. ठीक है. जनरली जब क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर का बात करें बेटा, तो काफी बार क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार भी होता है, जहां पे यू हैव सेंट्रोमियर, वन लॉन्ग आर्म एंड वन शॉर्ट आर्म. तो जो शॉर्टर आर्म होता है उसको पेटिट आर्म यानी पी आर्म कहा जाता है, और लॉन्गर आर्म को पी के बाद क्यू आता है, सो इट इज कॉल्ड एज क्यू आर्म. ठीक है. ये देखो यहाँ पे हमको दिखाया दे जा रहा है. काफी बारी क्या होता है यही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, अच्छा यहाँ पे नहीं, हम यही वाले स्ट्रक्चर में पढ़ लेते हैं इसको. व्हाट हैपेंस इज लॉट ऑफ टाइम्स किसी किसी क्रोमोसोम्स में यहाँ पर एक और कुछ ऐसा बल्ज जैसा स्ट्रक्चर दिखता है. यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. और इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट. तो जिन क्रोमोसोम्स पे सैटेलाइट रीजन मिलता है उन क्रोमोसोम्स को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कह सकते हैं. और जनरली सैटेलाइट रीजन के बारे में अगर हम बात करें तो सारे क्रोमोसोम्स पे सैटेलाइट नहीं होते.
किसी किसी क्रोमोसोम्स में ही होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर 5 क्रोमोसोम्स है जिनके ऊपर सैटेलाइट रीजन दिखाई दिए जाते हैं आउट ऑफ 46 or I would say 23 pairs of chromosomes. There are 5 pairs of chromosomes which will have satellite regions present on them. ठीक है बेटा? Going ahead. Yeah, secondary constriction is also called as NOR, which is nucleolus organizing region, because that is responsible for giving rise to nucleolus. टेलोमेयर होता है जो टर्मिनल रीजन पे रहेगा, हाई पोलैरिटी एंड ग्वेनाइन रिच होता है. हेटेरोक्रोमैटिन, okay, this is okay if you do not study, it is not required. ठीक है. अब सेंट्रोमियर के बेसिस पे हम क्रोमोसोम्स के अलग अलग टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर पे हो सकता है. मैं इसको नैरो डाउन कर देता हूं एक ही पेज पे, सो दैट इज इट विजिबल. यस, इट इज विजिबल. इज इट स्टिल विजिबल? विजिबल, विजिबल, विजिबल. ओके, ओके, फेयर. चलो, अरे यार. ओके, सो जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, which is basically what you call it as shapes and types of chromosome. So types of chromosome, there are 4 types of chromosomes. You have metacentric, when the centromere is at the center. You have submetacentric, when the centromere is slightly away from the center. Acrocentric, when the centromere is outside, towards the periphery, towards telomere. And you can call it as telocentric when it is present exactly at the terminal. So जब इसको हम एनाफेज में, याद रखना बेटा, दिस इज their shapes are observed in एनाफेज. So जब एनाफेज में इसको ऑब्जर्व करते हैं तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वी शेप का दिखेगा, यानी when I pull this particular chromosome, so this would appear like this, which is V shape. When I pull this one, it will appear to be like this, so it is L shape. When I pull this one, so this would look like this, which is J shaped in nature, and this will appear to be simply I shaped in nature. या फिर इसको हम rod shape भी कह सकते हैं. You can also call this to be as rod shape, telocentric. ठीक है. What is the difference between chromosome and chromatin? Chromatin ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है. क्रोमाटिन इंटरफेस में ही रहता है और फिर बाद में वो कंडेंस होते जाता है एम फेस में. दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जनरली साइटोप्लाज्म में दिखाई दिए जाएंगे, बिकॉज तब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है. क्रोमाटिन फाइबर्स न्यूक्लियस के अंदर रहेगा. क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन, whereas chromatin is loose, इनडिस्टिंक्ट, मतलब इनडिस्टिंक्ट यानी क्लियरली हम उसको देख नहीं पाते या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. जनरली ये अनटैंगल्ड होते हैं, यानी काफी सॉर्टेड रहेंगे, स्लिम ट्रिम्स समवॉट लाइक दिस, जबकि ये एंटैंगल्ड रहता है, मतलब ऐसे किया हुआ पूरा. ठीक है. सो डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन इज न्यूक्लियोप्रोटीन. प्रोटीन आर 2 types of proteins, which is histone and non-histone complexes. ठीक है. डीएनए के स्ट्रक्चर को कॉइल करने के लिए हिस्टोन हेल्प करता है, बट सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेज पे. आगे जाके जब वो और ज्यादा कॉइल हो जाता है और क्रोमोसोम बनता है, तब सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा इतना स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होता, और thus you require non-histone protein complexes also, which are called as NHC proteins. Alright बेटा, these are called as nucleoprotein. As we said, nucleolus जो होता है वो राइबोसोम फैक्ट्री होता है. ठीक है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर में रहेगा, 1 या 3 रहते हैं. ठीक है. These are found near NOR, which is nucleolar organizing region के आसपास दिखाई देते हैं. इनका मेजर फंक्शन होता है कि वो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करें, ताकि अलग अलग प्रकार के राइबोसोम सिंथेसाइज हो सके. ठीक है. न्यूक्लियोपोर होता है, जो आरएनए और प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, एंड इट विल बी बायो नहीं, बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है इसका. ठीक है. इसके अलावा यू हैव समथिंग कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज व्हिच आर सीन विद इन द सेल्स. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने काफी क्रिस्प इंफॉर्मेशन दिया है कि ये माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स रहेंगे, और ये दोनों प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं. हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानेंगे, बिकॉज ये दूसरे सेल्स में भी या दूसरे चैप्टर्स में भी हमारे यूजफुल है. माइक्रोबॉडीज जो है वो 3 टाइप के होते हैं. यू कैन हैव स्पीरोसोम्स, जो सिर्फ प्लांट्स में दिखाई दिए जाते हैं, जो लिपिड के सिंथेसिस और सिक्रेशंस में हेल्प करता है. यू हैव परऑक्सीसोम्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है. जनरली ये फोटो रेस्पिरेशन में पाया जाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में पाया जाएगा, और ये
H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म में भी पाया जाता है, इसमें भी ये देखा जाएगा। ठीक है। ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है ये सिर्फ अगेन प्लांट्स में दिखाई दिए जाते हैं, जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जनरली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एज वेल। ठीक है। पेरोक्सिसोम जो होता है जनरली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है। टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए जनरली दिखाई दिए जाते हैं। क्रोमोसोम्स और दो प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था इसलिए हम कर रहे हैं। एक होता है लैम्ब्रश और एक होता है पॉलीडेंट क्रोमोसोम। लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो होता है उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंटर पे अटैच्ड होंगे और किस इस प्रकार से अटैच्ड होते हैं, ये दिखाई दे रहा है बेटा। जो ग्लास वगैरह घिसने का या बॉटल घिसने का जो क्या बोलते हैं ब्रश होता है, कुछ वैसा दिखता है ये। सो इसका नाम आ गया लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, जो जनरली पाया जाता है एम्फीबियंस या किसी भी वर्टिब्रेट्स के एग सेल्स में पाया जाता है ये। ठीक है। सो दिस इज फाउंड टू बी स्टक एट डिप्लोटीन फेस। ठीक है। उस साइड के डिप्लोटीन फेस में लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। किसके उस साइड्स? मेजॉरिटी ऑफ द उस साइड्स के डिप्लोटिन फेस में, मेजॉरिटी ऑफ द वर्टिब्रेट्स के उस साइड्स में दिखाई दिए जाएंगे। फिर होता है पॉलीटिन क्रोमोसोम्स, जहां पे वो एक ही क्रोमोसोम्स होता है बट उसमें दो से ज्यादा क्रोमैटिड्स होते हैं, एज वी कैन सी ओवर हियर। एक ही सेंट्रोमियर बट देयर विल बी टू मेनी क्रोमैटिड्स प्रेजेंट ऑन देम। बहुत सारे क्रोमैटिड्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम आ जाता है जायंट क्रोमोसोम, क्योंकि ये बहुत साइज में बड़ा होता है। ये किस में पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे ज्यादा पाया गया था। यहाँ पे सेल डिवाइड होने की जगह पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस वाला प्रोसीजर हो रहा है, जिसमें भी न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा, खाली क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं। मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस हो रहा है, एमफेस यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अप टिल हियर। विद दैट